हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। हियर आई एम बैक अगेन विद एन अनदर टॉपिक फोकसिंग ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, यूजफुल लिविंग थिंग, हार्मफुल लिविंग थिंग, वाइल्ड एनिमल्स, and these are our last and this will be our last topic. Okay, after this students, you will have to purchase a new notebook and we will going to solve all the exercise of this lesson. इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपको न्यू बुक परचेस करनी है और साइंस के लिए एक न्यू बुक बनानी है और उसमें सारी एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके स्टूडेंट, देन लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट, व्हाट इज़ हियर, इट इज़ सेल्युलर स्ट्रक्चर। Okay students, what you have seen here, a cellular structure, right? So what is a cellular structure? A cellular structure, cell means a single unit. Cell means a single unit. स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जब हमारा नया घर बनता है तो हम शुरुआत कैसे उसको ब्रिक से करते हैं ना। ब्रिक मतलब ईंटों से करते हैं, राइट। ईंटें एक दूसरे से जोड़ कर फिर हम लोग एक नई दीवार बनाते हैं एंड देन दीवारों से फिर एक रूम बनता है एंड देन रूम से फिर पूरा घर बनता है, राइट। तो वैसे ही जैसे ही एक ब्रिक एक घर के लिए, एक हाउस बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे ही एक सेल जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी बट इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट। ओके, तो living things are made of small units called cell. All the action and process in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. ये जो cells है हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, they are too small that we can see them with microscope, hence they are called as microscopic cells. तो यही सेल जो हमारी बॉडी में है, ये सारे एक्शंस और सारे प्रोसेसेस जो बॉडी में होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यही सारे प्रोसेसेस को सेल और सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, अंडरटेक करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पैराग्राफ, सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। तो कुछ लिविंग थिंग ऐसे है जो सिंगल सेल से बनी हुई है और कुछ लिविंग थिंग ऐसे है जो मल्टी सेलुलर सेल से बनी हुई है। मतलब कुछ लिविंग थिंग ऐसी है जो सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, लाइक अमीबा। हियर इट इज़ द एनिमल स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। पैरामीशियम इज़ ऑल्सो मेड अप फ्रॉम वन सेल, हैंस दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। और ये जो आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, हैंस दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर। तो look at here, this is the example, right? Example of unicellular organism, that is amoeba. Amoeba is the animal, right? Amoeba is the animal and it is made up of only one cell, single cell. And what about this, these are the multicellular organism like insects, human beings, plant body, everything which you can see around yourself, that is huge, right? So that is made up of multicellular living things. So living things are made up of two types of cell. First is unicellular organism and second is multicellular organism. The example of unicellular organism is amoeba and example of multicellular organism are insect, human, plant body, etc. Now move on to the other topic, that is useful living things. What are the useful living things and what are the harmful living things? Let's see the difference between them. What is mean by useful? Useful means कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें फ़ायदा पहुंच रहा हो, and what is harmful? ऐसी चीज़ जिससे हमें नुकसान हो। तो useful things जैसे लेट्स रीड, प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जैसे प्लांट जो है वो हाउस होल्ड के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे फेन्यूग्रीक मतलब मेथी खाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। पोटैटो है ना, आलू, भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज एज फूड, ये हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा ही पहुँचेगा ऑब्वियसली। तो ये कौन से कैटेगरी में आ गए, यूज़फुल लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ गए। नाउ animals are also useful to us like dog, cat, cows, buffalo. ये are kept for domestic uses, they are useful for domestic uses है ना। dog guards our house,
cats catches the mouse, cows give us milk, buffalo gives us milk. They are beneficial for us, hence they are known as useful living things. वैसे ही fish, sheep, fowl are also used as food, like horses, oxen, camel, ये भी बहुत सारे occupation के लिए use होता है ना, like providing load or transporting loads from one place to another place, इसके लिए ये सारे animals use होते हैं, hence they are also useful. Now move on to the harmful living things. What are harmful living things? So some animals and plants around us are harmful to man. And what are they? For example, mosquitoes and flies spread disease, है ना. mosquitoes से और flies से हम लोग को कैसी diseases पहुँचती है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, लाइक मलेरिया पहुँचेगा, डेंगू मलेरिया होगा, डेंगू होगा, ये सब बीमारियाँ पहुँचेंगी हमको. तो hence these all insects are harmful for us. और लिजार्ड, स्पाइडर, स्नेक्स ये भी हमारे लिए हार्मफुल है ना, क्योंकि देयर बाइट्स इज़ पॉइजनस. उनका जो बाइट होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस हो जाता है. दे कैन इवन कॉज डेथ. ओके. नाउ वाइल्ड एनिमल्स जो है लाइक एलिफेंट्स अगर ये हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ गए तो ये दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हेंस दे आर ऑल्सो हार्मफुल लिविंग थिंग्स. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल. सारे ही प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, लाइक डॉडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स, पॉड्स ऑफ नेथल, कोलेशिया लीव्स. ये जो प्लांट्स है ये आपको हमेशा देखेंगे जंगल में या फिर कोई भी ऐसी मॉइस्ट प्लेस पे या डार्क प्लेस पे आपको दिखाई देंगे. तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं, इससे ना ईचिंग होती है हम लोग को. हम इसमें अगर पैर रखेंगे या फिर हाथ लगाएंगे तो कैसी होंगी, अपने को ईचिंग होंगी. तो दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस. Plants like oleander, lantana and have strong odors. Odors का मतलब होता है स्टूडेंट स्मेल. ओलियंडर और लैंटेना जो है तो इसकी जो ओडर्स है, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हेंस दे आर ऑल्सो हार्मफुल. द दतूरा प्लांट इज़ पॉइजनस. दतूरा का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है. हार्मफुल ग्रोथ ऑफ फंगा एंड एल्गी इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर. पानी के अंदर हमेशा देखेंगे आप, मोस्टली आपने देखे होंगे पानी में ग्रीन कलर की एल्गी जम जाती है, वो भी काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे लिए. तो दैट में ऑल्सो कॉज डिसीजेस. Now our last topic is wild animals. तो स्टूडेंट, व्हाट आर द वाइल्ड एनिमल्स? आप लोग ने तो पहले छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन हार्म द लिविंग सेटलमेंट्स, द लिविंग बींग्स. तो वाइल्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें जंगलात में ही रहना ज़रूरी है. अगर वो हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाएंगे तो हमको कैसे थोड़ी हमको हार्म पहुँचाएंगे. दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अनदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स. वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रीडेटर्स भी बोलते हैं. प्रीडेटर्स हम इसीलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये अपनी हंट के लिए, अपने खाने के लिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स. जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, वल्व्स हो गया, लेपर्ड्स हो गया. These are the example of wild animals. Sometimes due to deforestation, such animal enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people. कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स के डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज़. मतलब अभी ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जगह कम पड़ रही है. दैट्स वाई व्हाट पीपल आर डूइंग, पीपल आर कटिंग ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन इज़ टेकन आउट. तो वहाँ पे फॉरेस्ट की जगह पे वो ट्रीज़ कट करके अपना घर बना रहे हैं, अपने सेटलमेंट की जगह बना रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं उनकी एनिमल्स जो है तो वो अपना फॉरेस्ट छोड़ के या फिर उनको अपनी जगह छोड़ के ह्यूमन सेटलमेंट में आना पड़ रहा है फॉर फूड. हेंस दे आर hence they can kill, hence they are killing us. They can kill our domestic animal, they can kill our domestic life, they can kill our settlement, hence they are harmful. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोग ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. हमने पूरे स्टार्टिंग से लेके अब तक के सारे पॉइंट कवर किए हैं. इन केस अगर आपको कोई भी, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, गो एंड वॉच, study the video for 2 to 3 times, you will get it easily. Okay students, so I hope you got it. In the next video we will going to solve all the exercises given on the page number 17. students, पेज नंबर वेरी हो सकते हैं क्योंकि मेरा जो है वो पुराना एडिशन है बुक का और आपका न्यू एडिशन है, तो पेज नंबर वेरी हो सकते हैं. सो
in next video we will solve all the exercises. I hope you got it. Thank you so much for watching.